Assalamu alaikum students. How are you? This is Ali Zain from University of Education, Lower Mall Campus, Lahore. I'm here to teach you the subject Research Methodology in Fine Arts, and today is the sixth lecture of this subject, and our topic is choosing a thesis topic in art and design. या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि choosing a research topic in art and design. तो आपने अपने थीसिस के लिए या अपने रिसर्च प्रपोजल के लिए जो टॉपिक चूज करना है वो हम इस लेक्चर में देखेंगे कि क्या गाइडलाइंस हैं या क्या चीज़ें हैं जिनको फॉलो करते हुए हम एक अच्छा थीसिस टॉपिक चूज कर सकते हैं और एक अच्छी रिसर्च कंडक्ट करके अपना एक फाइनल प्रोजेक्ट सबमिट करवा सकते हैं जिसके ऊपर आपका थीसिस जो है वो अच्छी मार्किंग की जाए और आप उसको अच्छे तरीके से यूनिवर्सिटी की थीसिस एडवाइजरी कमेटी के सामने प्रेजेंट कर सकें। तो इसके लिए हमें कुछ गाइडलाइंस हैं जो कि आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि कुछ एग्जांपल्स भी हम डिस्कस करें और आपकी जो थीसिस का जो टॉपिक है उसके हवाले से कुछ हम ऐसी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे जिसमें हम डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस करते हुए आपके अपने यूनिक टॉपिक की तरफ किस तरह से जाया जा सकता है। और इसके अलावा हम एक एग्जांपल के तौर पे एक आर्ट थीसिस को भी स्टडी करेंगे ताकि आपको पता चले कि आप आर्ट एंड डिज़ाइन की फील्ड में जो थीसिस करने जा रहे हैं उसके लिए कौन कौन से स्टेप्स ज़रूरी हैं और उनको किस तरीके से एक डॉक्यूमेंट की सूरत में कंपाइल किया जा सकता है। तो मूव करते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ और इसमें हम आज कुछ चीज़ें डिस्कस करें कि जैसे आर्ट एज अ रिसर्च टॉपिक को कैसे मतलब एक रिसर्च टॉपिक के तौर पे आर्ट को कैसे लिया जा सकता है और ये किस तरह से एक साइंटिफिक रिसर्च या जो एक लिटरेरी रिसर्च होती है या फिर सोशल साइंसेस के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनकी जो रिसर्च होती है उनसे ये आर्ट एंड डिज़ाइन की जो रिसर्च होती है वो किस तरह से डिफरेंट होती है। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से कि डिस्पाइट आर्ट can't be measured with figures and its value depends a lot on personal impressions, it still can be the subject of research. मीन्स के आर्ट जो है वो फैक्ट्स एंड फिगर्स की सूरत में नहीं बताई जा सकती या इसको एक्सप्रेस करने का या इसको प्रेजेंट करने का या इसको कंपाइल करने का जो तरीकाकार है वो फैक्ट्स एंड फिगर्स की सूरत में नहीं किया जा सकता क्योंकि ये टोटली डिपेंड करती है आपके पर्सनल इम्प्रेशंस पे या फिर आपके पर्सनल इमोशंस पे। तो इम्प्रेशंस को और ऑब्जर्वेशंस को और इमोशंस को कैलकुलेट भी नहीं किया जा सकता और उनको फिगर्स की तौर पे रिप्रेजेंट भी नहीं किया जा सकता। तो लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आर्ट को या डिज़ाइनिंग को हम रिसर्च टॉपिक के तौर पे ले सकते हैं। तो ये चीज़ तो हमें यहाँ पे क्लियर हो जानी चाहिए कि आर्ट जो है वो एक इमोशन और इम्प्रेशन से जुड़ी हुई एक फील्ड है लेकिन इसके बावजूद भी इसको रिसर्च टॉपिक के तौर पे लिया जा सकता है और हमारे पास बहुत सा ऐसा डेटा है, बहुत से ऐसे मटेरियल्स हैं, हम हिस्ट्री उठा के देख सकते हैं कि जिसमें इस आर्ट के फील्ड के ऊपर रिसर्च करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ अवेलेबल है और इसको एक्सप्लोर करने के लिए भी हमारे पास बहुत कुछ अवेलेबल है और इसके अंदर हम मजीद नई कंट्रीब्यूशंस भी कर सकते हैं। इसके अंदर स्कोप का बहुत ज़्यादा मार्जिन है, मतलब वर्क करने का काफ़ी स्कोप है इसका। तो नेक्स्ट है कि स्टडिंग समथिंग सो कनेक्टेड टू इमोशंस मे सीम अ चैलेंजिंग टास्क। मीन्स के एक ऐसी फील्ड के बारे में स्टडी करना या रिसर्च करना जो कि इमोशंस से जुड़ी हो, जिस जिससे इमोशन से मुराद है कि भी किसी खास बंदे की किसी सब्जेक्ट के हवाले से या किसी फील्ड के हवाले से खास फीलिंग्स हैं या इमोशंस हैं
तो उनको जो है वो ओवरऑल ह्यूमन वेल बीइंग के लिए एक रिसर्च के तौर पे चूज करना काफी ज्यादा चैलेंजिंग टास्क होता है। मीन्स कि आपकी तो उससे इमोशंस या आपकी तो उसके साथ फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं, लेकिन दूसरे उसके साथ अटैच किस तरह से होंगे, तो उसको हमने अपने सब्जेक्ट को या अपनी स्टडी को इस तरह से एक्सप्रेस करना होता है कि वो दूसरों के लिए भी एक इंटरेस्ट का टॉपिक बन जाए। तो यही हमारे लिए एक चैलेंजिंग टास्क है कि आपने अपने स्टडी को या अपने रिसर्च टॉपिक को दूसरों के लिए भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बनाना है या इंटरेस्टिंग फैक्ट या ऑस्पेक्ट बनाना है, ठीक है। तो still there is a lot of perfectly credible data you can use in your research paper if only you choose the right topic। तो यहाँ पे है कि इसके बावजूद भी कि बेशक वो एक चैलेंजिंग टास्क है कि आप सारे दूसरे लोगों को अपनी स्टडी के अंदर इंगेज कर लें या इन्वॉल्व कर लें, तो वो नहायत एक मुश्किल काम है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे पास इतना ज़्यादा डेटा या इतने ज़्यादा इंफॉर्मेशन मौजूद हैं कि जिसकी बेस पे हम इसको एक वाइडर कॉन्टेक्स्ट में रख के एक बड़े रिसर्च टॉपिक के तौर पे लेके चल सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आपने वो टॉपिक ठीक चूज़ किया है या नहीं चूज़ किया। अगर आपने कुछ ऐसा टॉपिक चूज़ कर लिया है जो कि एक वाइडर कॉन्टेक्स्ट में जिसको रखा ही नहीं जा सकता, तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल पैदा हो जाएगी। तो रिसर्च टॉपिक खासतौर पे आर्ट एंड डिज़ाइन की फील्ड में चूज़ करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक अच्छा टॉपिक चूज़ करना, और ये एक किस्म की स्किल है, एक किस्म का समझ लें कि एक ट्रिक है कि अच्छा रिसर्च टॉपिक चूज करना। और आज के लेक्चर में हम यही चीज डिस्कस करेंगे कि एक अच्छा रिसर्च टॉपिक आप किस तरह से चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि देयर आर सम सिंपल एंड इजी वेज टू चूज अ गुड थीसिस टॉपिक। कुछ वेज हैं या कुछ ट्रिक्स हैं जिसकी बेस पे आप एक अच्छा रिसर्च टॉपिक चूज कर सकते हैं। इसमें सबसे पहली बात ये है कि थिंक अबाउट द एरिया ऑफ आर्ट यू आर रियली फॉन्ड ऑफ। मीन्स के सबसे पहले तो आपने वो एरिया को चूज करना है या उस टॉपिक को चूज करना है अपने रिसर्च के लिए जिसके अंदर आपका भरपूर इंटरेस्ट है, जिसके अंदर आप बहुत ज्यादा सलाहियत या आप बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज रखते हैं। अपनी एक्सपर्टीज से या अपने इंटरेस्ट से बियॉन्ड आप कोई टॉपिक चूज करेंगे तो आप खुद को मुश्किल में डाल लेंगे। तो आपने अपनी वर्क कैपेबिलिटी को, अपनी कैपेसिटीज को, अपनी स्किल्स को और सबसे बढ़कर अपने इंटरेस्ट को सामने रखते हुए सब्जेक्ट को चूज करना है थीसिस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, इट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट हियर टू बी रियली engaged। Art is not math or physics। Emotionless approach doesn't work here। मीन्स के ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जिस टॉपिक को या जिस स्टडी को आप करने जा रहे हैं, कंडक्ट करने जा रहे हैं, जिस रिसर्च को आप कंडक्ट करने जा रहे हैं, उसके साथ आपकी इंगेजमेंट्स होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके साथ आपकी डीप और स्ट्रॉन्ग इंगेजमेंट्स होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप मैथ और फिजिक्स की तरह फिगर्स पे या स्टैटिस्टिक्स पे काम नहीं कर सकते, या कोई चीज फिगर्स की बेस पे या स्टैट्स की बेस पे आप प्रूफ नहीं कर सकते। ये उनकी मैथ्स या फिजिक्स की तरह इमोशन लेस फील्ड नहीं है, ये इमोशंस से भरपूर फील्ड है। तो इसलिए इमोशनली आपका उस फील्ड के साथ कनेक्टेड होना और इंगेज होना बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा आप अपने सब्जेक्ट के साथ इमोशनली इंगेज्ड होंगे, उतना ज्यादा आप उसके ऊपर भरपूर तरीके से काम कर सकेंगे और उतने ही बेहतर तरीके से आप उसको आगे एक्सप्रेस भी कर सकेंगे। नेक्स्ट है कि रिमेंबर एनीथिंग दैट इंस्पायर्ड awe and made you wish to see it again and again and you will get the right direction for your research। मीन्स के आप टॉपिक को चूज करने से पहले अपने दिमाग में एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करें और उसके नतीजे में आप देखेंगे आपने कोई ऐसी बहुत ज्यादा वंडरफुल और अमेजिंग किस्म की चीज देखी हो और जिसके अंदर आपका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पैदा हो गया हो और आप उसके बारे में बार बार
देखना या उसको एक्सप्लोर करना पसंद करते हो, तो फिर आप अपनी उसको रिसर्च की डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं। मीन्स के बाज़ लोगों को जैसा कि फोटोग्राफी बहुत पसंद है, तो उनको बार-बार फोटोग्राफी करना और बहुत खूबसूरत किस्म की उन्होंने कभी किसी कोई पिक्चर्स या कुछ ऐसी कलेक्शन देखी जिसने उसको बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया हो और उसकी इंस्पिरेशन की वजह से वो खुद भी उस तरह की चीज़ें क्रिएट करने में इंटरेस्ट रखता हो और हर जगह पे जो है वो उसको एक फोटोग्राफर के एंगल के तौर पे हर चीज़ को और हर आइटम को देखता हो, तो इसका मतलब ये है कि वो फोटोग्राफी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है। तो उसको अपने रिसर्च टॉपिक के लिए फोटोग्राफी एज अ सब्जेक्ट लेना बहुत ज़्यादा ईज़ी रहेगा और बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा और वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी एक्सप्लोरेशन कर सकेगा। अदरवाइज़ आप फोटोग्राफी में स्किल नहीं रखते और आपकी फोटोग्राफी से कोई इंस्पिरेशन नहीं है, कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, तो फिर भी आप फोटोग्राफी को एज अ किसी सब्जेक्ट चूज़ कर लेते हैं, तो आप जो हो काम करेंगे उसके अंदर आपकी कंट्रीब्यूशंस वगैरह बहुत कम नज़र आएँगी और जब आपके काम में आपकी कंट्रीब्यूशन या कोई नई इन्फॉर्मेशंस का एडिशन नज़र ही नहीं आएगा, तो आपका थीसिस फेल हो जाएगा। ठीक है? तो होप कि आप यहाँ तक के पॉइंट को अंडरस्टैंड कर गए होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कि नाउ इट्स टाइम टू नैरो इट डाउन टू अ सिंगल टॉपिक। मीन्स कि अगर आपने फोटोग्राफी को चूज कर लिया है अपनी रिसर्च सब्जेक्ट के तौर पे, तो अब आपका काम है कि आप उसको मजीद स्पेसिफाई करें किसी सिंगल टॉपिक के ऊपर। ये नहीं कि आप पूरी की पूरी फोटोग्राफी के ऊपर थीसिस कर दें, तो इतनी बड़ी फील्ड है और उसका इतना ज़्यादा स्कोप है कि आप उसके हर सब्जेक्ट को या उसके हर टॉपिक को टारगेट नहीं कर सकते या एड्रेस नहीं कर सकते। तो जब आप पूरी फोटोग्राफी पे थीसिस करेंगे तो आपसे हज़ारों लाखों किस्म के क्वेश्चंस किए जा सकते हैं, तो जिनका आंसर करना आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी हो सकता है। तो आप अपनी रिसर्च को एक खास टॉपिक तक नैरो डाउन कर लें। लाइक आप जो है वो सिर्फ और सिर्फ फोटोग्राफी फूड फोटोग्राफी के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो थीसिस में आप फूड फोटोग्राफी में आ जाए और फूड फोटोग्राफी में भी आपने अपनी लिमिटेशंस को शो करवाना है कि आपकी ये रिसर्च प्रोजेक्ट किस तरह की फूड के लिए लिमिटेड है। लाइक देसी फूड्स ऑफ पंजाब, फोटोग्राफी ऑफ देसी फूड्स ऑफ पंजाब, ये आप इसको आप अपना थीसिस टॉपिक चूज कर लेते हैं। तो अब वो आपने अपने आप को लिमिटाइज कर लिया। अब कोई भी आपसे ये क्वेश्चन नहीं कर सकता कि फूड फोटोग्राफी में तो जो है वो पास्ता या स्टेक्स या कॉन्टिनेंटल फूड्स भी आते हैं, तो आपने वो नहीं किए, तो आप कहेंगे कि जी मेरा ये थीसिस सिर्फ और सिर्फ देसी फूड्स के हवाले से था, जो पंजाब की देसी फूड्स हैं। तो मैं जस्ट उनके बारे में एक्सप्लोरेशन या उनको जो है वो कल्चरली कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिवाइव करना चाह रहा था, तो दैट्स व्हाई मैंने ये टॉपिक चूज किया। तो बाकी सारी चीजें जो हैं वो इस कैटेगरी में नहीं आती, तो आप सेफ साइड हो जाएंगे। तो अदरवाइज टॉपिक को आप अपना अच्छे तरीके से चूज नहीं करेंगे और उसको आप खास चीजों तक लिमिटाइज नहीं करेंगे, तो आप खुद को मुश्किल में डाल लेंगे। ठीक है? नेक्स्ट चीज है, choose one aspect, maybe it is the time frame or the whole style or the biography and works of a single author. मीन्स के जो जैसे कि ऊपर मैंने बात की कि आपने अपना लिमिटाइज कर लिया अपने आप को देसी फूड्स ऑफ पंजाब तक और फोटोग्राफी को, तो यहाँ पे भी यही बात हो रही है कि भी आप अपना जो है वो एक ऑस्पेक्ट एक टॉपिक चूज कर लें। वो एक टाइम फ्रेम भी हो सकता है, लाइक आप फोटोग्राफी फ्रॉम 90s टू 1955 या कुछ इस तरह का, कि एक स्पेसिफिक इरा जो है उस वो आपने चूज कर लिया कि उस इरा में फोटोग्राफी के अंदर जितनी कंट्रीब्यूशंस आई, जितनी इनोवेशंस आई, जितनी जो है वो इनपुट्स आई, उन सारी चीजों के ऊपर आपने काम करना है और कितने टाइप्स के कैमराज यूज होते थे वो आपने काम, तो उस एक खास टाइम फ्रेम के ऊपर आप काम करना चाह रहे हैं। या फिर आप एक खास किस्म का स्टाइल भी चूज कर सकते हैं कि लाइक फोटोग्राफी का आप एक खास किस्म का स्टाइल होता है, जिस तरह से ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, तो आप सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के ऊपर काम करना चाह रहे हैं या पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के ऊपर काम करना चाह रहे हैं, तो एक खास स्टाइल चूज कर लें। इसी तरह पेंटिंग्स में, ग्राफिक्स में, फोटोग्राफी में, किसी भी फील्ड के ऊपर आप काम कर रहे हैं, तो आप अपने आप को किसी टाइम फ्रेम के हिसाब से या स्टाइल के हिसाब से लिमिटाइज करें।
या आप किसी अच्छे फोटोग्राफर की, ग्राफिक डिजाइनर की, या किसी आर्टिस्ट की, या किसी पेंटर की बायोग्राफी के ऊपर भी थीसिस कर सकते हैं कि लाइक आप जो हैं वो माइकल एंजेलो के ऊपर काम करना चाह रहे हैं, तो आपने अपनी रिसर्च वर्क को लिमिटाइज कर लिया सिर्फ और सिर्फ माइकल एंजेलो के काम की एक्सप्लोरेशन की हद तक। तो और उसके उसके आर्ट स्टाइल से इंस्पायर्ड होके आपने खुद के कौन कौन से आर्ट स्टाइल क्रिएट किए, तो ये आपकी जो होगी वो एक अच्छी थीसिस रिसर्च हो जाएगी। या फिर आप जो है वो किसी एक आर्टिस्ट के काम को भी चूज कर सकते हैं, किसी भी सिंगल पर्सन के काम को चूज कर सकते हैं और उसके ऊपर अपना थीसिस कैरी कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि on this stage, you have a chance to thoroughly balance your own impressions and emotions with the statistics and historical information to add figures to your research paper. Means कि जब आपने अपने आप को एक खास टॉपिक तक लिमिटाइज कर लिया और आपका टॉपिक फाइनल हो गया है, तो फिर आप अपने उस टॉपिक से रिलेटेड जो आपकी इमोशंस थी या जो आपके इम्प्रेशंस थे, उनको आप हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन की बेस पे या आज तक उस फील्ड के ऊपर जो जो काम हुआ है उसकी बेस पे आप उसको स्टैटिस्टिकली फिगर्स की बेस के ऊपर भी एक्सप्लेन कर सकते हैं और उसको एक रिसर्च डॉक्यूमेंट की सूरत में लेके आ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चीज है, if you decide to go to the extreme and dedicate your research paper to a single work, make sure that you have a direct access either to that work or to the credible researches made before. ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको आप जितना ज्यादा अच्छे तरीके से समझ लें उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा कि जब आपने अपने आपको किसी एक रिसर्च टॉपिक तक लिमिटाइज कर लिया है और आप तो कि वो उसको एक एक्सट्रीमली डेडिकेटेड होके उसके ऊपर काम करना चाह रहे हैं, तो ये बात बहुत जरूरी है कि उस टॉपिक के ऊपर आपकी फुल एक्सेस हो, वो चीज आपकी फुल एक्सेस में हो और उसके हवाले से जितनी इंफॉर्मेशन हो सकती हैं वो सारी आपके पास अवेलेबल हो। अगर आप कोई ऐसा टॉपिक चूज कर लेते हैं जिसको एक्सप्लोर करने के लिए वो आपकी एक्सेस में ही नहीं है, तो उसके ऊपर आप अच्छा काम नहीं कर सकेंगे। लाइक फर्ज करें कि आप एक टॉपिक चूज कर लेते हैं कि आर्ट स्टाइल ऑफ बकिंगम पैलेस। ठीक है, तो बकिंगम पैलेस जो है वो आपके पास है ही नहीं, आप लाहौर में रह रहे हैं और बकिंगम पैलेस पे रिसर्च करने के लिए या उसके आर्ट स्टाइल्स को दिखाने के लिए, उसको स्टडी करने के लिए और उससे इंस्पायर्ड होके अपना एक नया आर्ट स्टाइल बनाने के लिए आपके लिए जरूरी होगा कि आप बकिंगम पैलेस जाएं, उसको एक्सप्लोर करें, वहाँ की चीज़ों को देखें अच्छे तरीके से और उसका तमाम तरह इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें ताकि आपकी अपने टॉपिक के ऊपर फुल ग्रिप हो। तो वो तो आप जा ही नहीं सकते, तो आप किस तरह से बकिंगम पैलेस के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं? तो आपके लिए बेहतर है कि आप लाहौर फोर्ट के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं, आप मुगल आर्ट पे रिसर्च कर सकते हैं या कोई भी ऐसा टॉपिक जिसके जो आपकी फुल एक्सेस में है। लाइक अगर आप ताजमहल को अपने थीसिस टॉपिक के तौर पे चूज करते हैं, तो ताजमहल आप जा ही नहीं सकते। तो जब तक आप जा नहीं सकते तो खाली पिक्चर्स की बेस पे या इस तरह की चीजों की बेस पे आप उसको कैसे एक्सप्लोर कर सकेंगे? ठीक है, तो या तो आपकी वो टॉपिक जिसको आपने चूज किया है वो आपके फुल एक्सेस में हो और उससे रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन है वो भी आपके पास हो, तो फिर आप उस टॉपिक को चूज करें। अदरवाइज इस तरह की चीज जो आपसे दूर है उसको चूज करने का फायदा ही कोई नहीं है। आपकी रिसर्च जो होगी वो उधर ही रिजेक्ट हो जाएगी या फिर वो जो रिसर्च आप उसके ऊपर कंडक्ट करेंगे भी तो वो उतनी फ्रूटफुल नहीं होगी जिसकी बेस पे आपका थीसिस के ऊपर मार्किंग अच्छी हो सके। ठीक है। नेक्स्ट चीज है कि इफ इट इज समथिंग वेरी फेमस, इट विल बी हार्ड टू ऐड समथिंग न्यू टू द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट वाज ऑलरेडी गैदर्ड। मींस कि आपने अगर कोई ऐसा टॉपिक चूज कर लिया जो ऑलरेडी बहुत फेमस है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो चीज ऑलरेडी बहुत फेमस है तो उसको बहुत ज्यादा एक्सप्लोर किया गया है, उसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने काम किया होगा। तो आपके लिए ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा कि आप उसके अंदर कोई नई इंफॉर्मेशन को एक्सप्लोर कर सकें और अपनी कोई उसके अंदर से नई कंट्रीब्यूशन कर सकें। तो ये चीज अपने जहन में रखिएगा कि कोई बहुत ऐसा फेमस चीज जो है वो चूज कर लें आप, तो
उसके अंदर आप ऑलरेडी इंफॉर्मेशन या रिसर्च वर्क्स जो किया हुआ है उसकी बेस पे आप उसके अंदर न्यू एडिशंस करने जाएंगे तो आप फंस जाएंगे, ठीक है। तो उसके अंदर न्यू एडिशंस करना या न्यू इंफॉर्मेशन ऐड करना या अपनी कंट्रीब्यूशंस करना वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ये चीज आपने जहन में रखनी है कि किसी ऐसी चीज को चूज करने से पहले 1000 बार सोच लें कि आप उसके अंदर कोई नई कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। और नेक्स्ट चीज है, but if it is not well-known piece of art, you should spend some pages at the beginning of your research paper to explain the importance of its studying. तो दूसरी चीज है कि अगर आपका रिसर्च टॉपिक या आपकी जो स्टडी है जिसके बारे में आप स्टडी करने चाह रहे हैं वो कुछ बहुत ज्यादा फेमस टॉपिक नहीं है या वो कुछ बहुत ज्यादा फेमस चीज नहीं है, तो यहाँ पे आपके लिए ये मुश्किल आ जाएगी कि आपने दूसरे रिसर्चर्स को या अपने थीसिस एडवाइजर्स को कन्विंस करना होगा या अपने रीडर को कन्विंस करना होगा कि इसके ऊपर रिसर्च करना क्यों जरूरी था। अगर ऑलरेडी इसके ऊपर कई लोगों ने रिसर्च नहीं की तो आपने क्यों जरूरी समझा कि इसके ऊपर रिसर्च की जाए। तो दोनों सूरतों में आप के लिए मुश्किल होगी। तो इसलिए यहाँ पे ये बहुत ज्यादा सोच समझ के करने वाला फैसला है कि आप कोई बहुत ज्यादा फेमस टॉपिक या फेमस चीज के बारे में रिसर्च करने जा रहे हैं या कोई ऐसी चीज के बारे में रिसर्च करने जा रहे हैं जो बहुत ज्यादा फेमस नहीं है लेकिन आपको लगता है कि इसको मजीद एक्सप्लोर करना चाहिए था। तो अगर आपको वाकई ही लगता है कि एक ऐसे टॉपिक को जिसके ऊपर पहले काम नहीं हुआ हुआ उसके ऊपर अब काम करना जरूरी है और उससे आप जो कंट्रीब्यूशंस करेंगे उससे आप अपने दूसरे रिसर्चर्स को या थीसिस एडवाइजर्स को कन्विंस कर सकते हैं उसकी इम्पोर्टेंस से, तो फिर आप उसको चूज करें। अदरवाइज किसी ऐसे टॉपिक को चूज करना भी आपके लिए मुश्किल बन सकता है। नेक्स्ट है कि स्टूडेंट्स कंसीडर कॉपिंग विद पेपर्स, इट नेवर प्रोवाइड्स देम विद प्लेजर टू क्रिएट अ पीस। ये चीज कभी भी नहीं करनी कि आप दूसरे डॉक्यूमेंट्स से या दूसरे रिसर्च वर्क्स से कोई आइडिया उठाएं या कॉपी करके उस आइडिया के ऊपर काम करने लग जाएं। इसके आपको इसका सबसे बड़ा नुकसान तो ये होगा कि उसके ऊपर काम करते हुए आप खुद जो है वो पर्सनली सेटिस्फाइड नहीं होंगे। तो जब आप किसी चीज से खुद पर्सनली सेटिस्फाइड नहीं है तो उसके अंदर आपकी कंट्रीब्यूशन भी इतनी ज्यादा अच्छी और हाई लेवल की नहीं हो पाएंगी। और moreover it usually happens that a student fails at the very beginning when he or she can't make up even a good topic, thus the desire vanishes in advance. मतलब किसी खास सब्जेक्ट के बारे में आप काम करना जा रहे थे लेकिन उसके लिए जो आपने टॉपिक चूज किया उसका इंटरेस्ट आपका शुरू में ही लूज हो गया। तो आपकी जो है वो उसके ऊपर तमाम तर रिसर्च करने की जो ख्वाहिश होगी या जो आपकी विल होगी वो कमजोर हो जाएगी और उसकी बेस पे भी आप उसके ऊपर अच्छी रिसर्च कंडक्ट नहीं कर सकेंगे। As interesting as art education is, it can be hard to decide what topic to choose when it comes to your thesis writing. Means के जितना के आर्ट जो है वो एक एजुकेशनल सब्जेक्ट के तौर पे एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है उतना ही ये मुश्किल भी है कि आप अपनी रिसर्च के लिए कौन सा टॉपिक या कौन सा सब्जेक्ट चूज करें। तो सेम एट अ टाइम ये इंटरेस्टिंग भी है और इसके ऊपर काम करना डिफिकल्ट भी है। तो ये सारी चीज़ों को आपने ज़हन में रखना है कि आप किस तरह से अपना इंटरेस्टिंग टॉपिक चूज करें और इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ उसके ऊपर काम करना भी आसान हो। अच्छा, अब यहाँ पे आपको समझने के लिए कुछ टॉपिक्स हैं जो कि मैंने आप लोगों के लिए वैसे ही रेफरेंस के तौर पे या सैंपल के तौर पे बनाए हैं कि इस टाइप के टॉपिक्स आप चूज कर सकते हैं और ये जस्ट इंस्पिरेशन के लिए हैं। इस तरह से नहीं है कि आप यही सेम टॉपिक्स चूज करें, ये इंस्पिरेशन के लिए हैं और इन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि किस बेस पे आप जो है वो कोई टॉपिक चूज कर सकते हैं। लाइक सबसे पहले नंबर पे हम एक रिसर्च टॉपिक है फॉर एग्जांपल एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड आर्ट एजुकेशन। तो एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड आर्ट एजुकेशन को आप एज एन सब्जेक्ट ले रहे हैं और आपका ये थीसिस का टाइटल है। अब इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं जो कि आपका रिसर्च क्वेश्चन है
रिसर्च क्वेश्चन जो है वो या जो रिसर्च प्रपोजल है वो थीसिस के टाइटल से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, और उसके अंदर बेसिकली आप अपना वो मेन मकसद शो करवाते हैं जिस मकसद के लिए आप ये रिसर्च करने जा रहे हैं। डज आर्ट इंक्रीज एकेडमिक परफॉर्मेंस व्हेन स्टूडेंट्स हैव अ मोर क्रिएटिव आउटलेट? मीन्स के आपको अब ये अपने रिसर्च की मदद से या इसके ऊपर जो भी आप काम करेंगे उसकी मदद से आपको ये चीज जानना है कि क्या एकेडमिक्स के साथ साथ आर्ट्स की जो एजुकेशन है वो स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को बढ़ाती है। तो इसके लिए आपने जो डिफरेंट रिसर्च करनी है या करना है उसकी बेस पे आपको इसके प्रो में भी ये चीजें आप शो करवा सकते हैं और इसके अगेंस्ट भी चीजें शो करवा सकते हैं कि प्रो में किस तरह से आपको, अगर प्रो में शो करवाना चाह रहे हैं तो आपको ये चीज एक्सप्लेन करनी होगी अपने आर्ट वर्क्स की बेस पे और डिफरेंट लोगों के बिहेवियर्स की बेस पे कि अगर आर्ट एजुकेशन एकेडमिक्स का हिस्सा हो तो स्टूडेंट की क्रिएटिव स्किल्स या स्टूडेंट की जो दूसरी जो सब्जेक्ट्स होते हैं या जो दूसरी स्टडीज होती हैं उसके अंदर भी उसकी परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती है या नहीं हो सकती। ठीक है, तो आप इस सारे के टॉपिक के ऊपर अपना पूरा रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं, इसके ऊपर एक थीसिस लिख सकते हैं, तो ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक बन सकता है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक हो सकता है कि स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स एंड आर्ट एजुकेशन। मीन्स के इसके ये हमारा टॉपिक है और इसका जो पॉसिबल रिसर्च क्वेश्चन हो सकता है। अच्छा, रिसर्च क्वेश्चन जो है वो टॉपिक के हवाले से कुछ भी हो सकता है, वो आपका काम है कि आप अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट या रिसर्च प्रपोजल क्या बनाते हैं और उसके ऊपर किस तरह से काम करते हैं। इसका रिसर्च क्वेश्चन है कि व्हाई आर्ट इज एन एसेंशियल टूल फॉर द सक्सेस ऑफ स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स। अब इसमें आपने ऐसे लोगों को टारगेट करना है जो कि फिजिकली चैलेंज्ड हैं और आपको ये चीज जो है वो कन्विंस करनी है कि आर्ट की मदद से वो फिजिकली चैलेंज्ड लोग किस तरह से एक सक्सेसफुल लाइफ गुजार सकते हैं और किस तरह से वो अपनी क्रिएटिव स्किल्स को सामने ला सकते हैं और अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस अचीव कर सकते हैं या अपनी एक अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको ये सारे काम जितने भी हैं वो अपनी रिसर्च के थ्रू इसके ऊपर एक पूरी आपको वर्किंग करनी पड़ेगी, ऑब्जर्वेशंस करनी पड़ेंगी, लोगों के पास जाना पड़ेगा, फिजिकली चैलेंज लोगों के इंटरव्यूज करने पड़ेंगे और उनका इंटरेस्ट किस किस फील्ड में हो सकता है तो उसके ऊपर काम करना पड़ेगा और कुछ ऐसे लोगों की लाइफ को स्टडी करना पड़ेगा कि जो कि फिजिकली चैलेंज होने के बावजूद अच्छे डिजाइनर्स हैं या फोटोग्राफर्स हैं या आर्टिस्ट हैं या पेंटर्स हैं, तो उनके काम को आप एज एन इंस्पिरेशन इसके अंदर दिखाएं, तो ये भी एक अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक बन सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है कि पेपर एंड विजुअल आर्ट्स, और इसमें आपका जो रिसर्च क्वेश्चन पॉसिबल इसके हवाले से हो सकता है कि इज दिस द ओनली मीडियम टू एक्सप्रेस, इफ नॉट देन व्हाई टू वेस्ट पेपर्स। मींस कि आप जो हैं वो विजुअल आर्ट्स एंड पेपर्स का जो रिलेशन है वो दिखाते हो और आप इन चीज़ों के ऊपर वर्किंग करते हो कि पेपर के अलावा किन किन मीडियम्स के ऊपर आप आर्ट कर सकते हो। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप अपना आर्टिस्ट बनने के लिए आपको पेपर ही की ज़रूरत हो। तो ये इसके आप अगेंस्ट भी जा सकते हो या इसकी प्रो में भी आप चीज़ें दिखा सकते हो। तो अगर आप इसकी प्रो में दिखाते हो चीज़ें तो आपको ये चीज़ें शो करवानी पड़ेंगी कि पेपर के अलावा आप कौन-कौन से ऐसे मीडियम्स हैं जिनके ऊपर आप ड्राइंग्स कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो और अपने आर्ट मीडियम्स बना सकते हो। लाइक आप डिजिटल मीडियम आ गया हुआ है तो डिजिटल मीडिया की मदद से आप जो है वो जितना मर्जी आर्ट वर्क तैयार कर लो, उसके लिए आपको एक भी पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा इसमें पेपर जो हैं वो ज़ाया हो रहे हैं या किस तरह से ज़ाया हो रहे हैं और उनका नुकसान क्या है, वो हमारे एनवायरनमेंट को किस तरह से डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो उसके ऊपर भी आपको इसके अंदर पूरी डिटेल्स देनी पड़ेंगी कि किस तरह से पेपर्स वेस्ट करने की वजह से या पेपर्स का ज़्यादा इस्तेमाल होने की वजह से प्लांट्स को या ट्रीज को नुकसान हो रहा है और उसके अगेंस्ट उसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट को भी नुकसान हो रहा है।
ये भी एक आपका थीसिस टॉपिक बन सकता है। और इसके लिए अगर आप एक अच्छा डिस्प्ले लगाते हैं या एक अपने ऐसे आर्टवर्क्स क्रिएट करते हैं जिनके जिनके ऊपर पेपर बिल्कुल भी यूज नहीं हुआ, तो आप को जो है वो जरूरी है कि आप पेपर के अलावा वो तमाम मीडियम्स यूज करें जो कि पॉसिबल आपको लगता है कि पेपर की निस्बत उनके ऊपर ज्यादा अच्छा काम किया जा सकता है, तो आप अपना जितना आर्ट वर्क है वो पेपर के अलावा दूसरे तमाम मीडियम्स के ऊपर करें और उनको फिर अपने थीसिस के डिस्प्ले में लगाएं और लोगों को कन्विंस करें कि आपने पेपर के बगैर ये सारी आर्ट क्रिएट की है और उसके और आपने पेपर के बगैर ये सारी आर्ट क्रिएट की है, तो उसके बावजूद भी ये बहुत ज्यादा खूबसूरत और इंटरेस्टिंग लग रही है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक हो सकता है कि भी पैब्लो पिकासो एंड हिज रेंडिशंस, और इसका रिसर्च क्वेश्चन हो सकता है कि कैन द वर्क्स ऑफ द फेमस आर्टिस्ट बी ग्रुप्ड अंडर द फाइनेस्ट विजुअल आर्ट एग्जांपल्स। तो इसके लिए ये है कि भी पैब्लो पिकासो की आप जितनी भी कंट्रीब्यूशंस हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे और उसके जितने काम किए हुए हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे और उसके लिए नई कंट्रीब्यूशंस या ये सारी चीजें क्या आई हैं उनको सेट करेंगे। तो उसकी मदद से आप उसके डिफरेंट नए विजुअल्स हैं अपने उसके पैब्लो पिकासो के वर्क से इंस्पायर्ड होकर जो नए विजुअल्स वगैरह हैं उनको बनाएंगे। तो ये इस सारे उसकी लाइफ के ऊपर या उसके जितने आर्ट वर्क्स हैं उसके ऊपर आपकी एक कंट्रीब्यूशन हो सकती है। ये भी एक अच्छा थीसिस टॉपिक बन सकता है। और इसके अलावा आर्ट वर्सेस डिजाइन, ये भी एक बहुत अच्छा टॉपिक हो सकता है और इसके लिए हमारा जो रिसर्च क्वेश्चन है कि डज अ डिजाइनर गेट मोर करियर अपॉर्चुनिटीज देन एन आर्टिस्ट। तो आप इस रिसर्च क्वेश्चन को या इस प्रपोजल को लेके आर्टिस्ट और डिजाइनर का कंपैरिजन कर सकते हो, या इसके अलावा और भी कोई रिसर्च क्वेश्चन हो सकता है जो कि आपको लगता है कि जिसको टारगेट करना या जिसको एड्रेस करना जरूरी है। तो इसमें आप तमाम तरह वो कंपैरिजंस लिखेंगे कि आर्टिस्ट की लाइफ कैसी होती है, वो क्या करता है और उसकी सक्सेस स्टोरीज क्या होती हैं और कौन कौन से ऐसे फेमस आर्टिस्ट हैं, उनके काम और उनकी सोशल कंट्रीब्यूशंस या उनकी जो है वो ह्यूमन वेलबींग के लिए जो काम है उनको सारों को मेंशन करें और उनका अपना लाइफस्टाइल कैसा रहा है। इसी तरह फिर आप डिजाइनर्स के जो है वो काम उठा सकते हैं और उसके उनकी भी इंस्पिरेशंस वगैरह या उनके जितने काम हैं उनको दिखा सकते हैं और उनका लाइफस्टाइल कैसा गुजरा तो किस तरह से है। तो आप इसके प्रो में जा सकते हैं कि डिजाइनर वाकई ही आर्टिस्ट की निस्बत ज्यादा अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज रखता है, या आप इसके अगेंस्ट में भी जा सकते हैं कि आर्टिस्ट हो या डिजाइनर हो दोनों ही अच्छे करियर अपॉर्चुनिटीज रख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है स्टाइल्स एंड मटेरियल यूज्ड इन जैपनीज कैलीग्राफी। मींस अब ये जैपनीज कैलीग्राफी एक खास किस्म की आर्ट स्टाइल है, इसके ऊपर आप कर सकते हैं, उससे इंस्पायर्ड होके आप अपने नए किस्म के आर्ट स्टाइल कर सकते हैं। जैपनीज कैलीग्राफी को आप उर्दू कैलीग्राफी के साथ फ्यूज भी कर सकते हैं या जैपनीज कैलीग्राफी से इंस्पायर्ड होके आप खास किस्म की पेंटिंग्स भी बना सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा टॉपिक बन सकता है। और कितनी किस्म के जैपनीज कैलीग्राफी के स्टाइल्स हैं, कौन कौन से जैपनीज कैलीग्राफर्स ने काम किया हुआ है और किस किस तरह के काम हैं, वो सारे आप दिखा सकते हैं अपने थीसिस के टॉपिक में, ठीक है। और इसके लिए जो रिसर्च क्वेश्चन हमारे लिए हो सकता है कि व्हाट आर द आर्ट स्टाइल्स एंड मटेरियल्स यूज्ड इन जैपनीज कैलीग्राफी। तो मतलब आप जैपनीज कैलीग्राफी से रिलेटेड जितना भी आर्ट स्टाइल यूज हो रहा है उसके लिए जो जो मटेरियल यूज होते हैं उस सारे के ऊपर आपने ब्रीफिंग देनी है, उन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करना है ताकि कोई भी बंदा या जो रीडर या आपका थीसिस एडवाइजर जैपनीज कैलीग्राफी के बारे में जानना चाहता है या उसको ये लगता है कि भी पाकिस्तान में या हमारे कल्चर में जैपनीज कैलीग्राफी को इतना ज़्यादा एक्सप्लोर अभी तक नहीं किया गया है, तो उनको एक ये नया टॉपिक लगता है कि वाकई अगर जापानीज कैलीग्राफी के काम को एक्सप्लोर किया जाए, देखा जाए तो देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। तो उससे वो भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक बन जाएगा फिर, और उसके ऊपर आपका काम जो होगा वो वैल्यूएबल रहेगा और उसके ऊपर आप एक कामयाब थीसिस कंडक्ट करने में कामयाब हो सकते हैं आप। नेक्स्ट चीज कि द स्टोरी बिहाइंड द आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक बन सकता है कि आप जो है वो
आर्ट एंड आर्किटेक्चर इंडस वैली सिविलाइजेशन का उसको एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। और ये एक फेमस टॉपिक भी है और यहाँ पे आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी भी आ सकती है कि इस चीज को ऑलरेडी इतने लोगों ने एक्सप्लोर किया हुआ है, तो आप किस एंगल से एक्सप्लोर करेंगे और आपके काम करने का स्टाइल या उसको एक्सप्लोर करने का स्टाइल किस तरह से दूसरे लोगों से डिफरेंट होगा। तो ये आपके लिए एक चैलेंजिंग टास्क हो सकता है। और इसके लिए जो रिसर्च क्वेश्चन है, बट के व्हाट वर द आर्ट फॉर्म्स यूज्ड इन आर्किटेक्चर एंड लाइफस्टाइल्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशंस, के आप जो हैं वो उस तमाम आर्ट स्टाइल्स के ऊपर काम करेंगे कि जो इंडस वैली आर्किटेक्चर में या उनकी लाइफस्टाइल में नजर आते हैं। तो जितना ज्यादा आप उन आर्ट फॉर्म्स को एक्सप्लोर करेंगे और उनसे इंस्पायर्ड होके आप कुछ ऐसी मोनूमेंट्स या ऐसी चीजें क्रिएट करते हैं कि जिससे आपके देखने वाले को या जो थीसिस में जो आपने डिस्प्ले किया है तो आपके ऑडियंस को ये काफी चीजें जो हैं वो इंटरेस्टिंग लगे कि आपने आपके आर्ट पीसेस में इंडस वैली का जो आर्ट स्टाइल है वो किस तरह से नजर आ रहा है, और आपने जो उनके आर्किटेक्चर में या लाइफस्टाइल में जो आर्ट स्टाइल्स था उसको किस तरीके से एक्सप्लोर किया है और किस तरीके से आगे अपने आर्ट फॉर्म्स में प्रेजेंट किया है। तो ये काफी ज्यादा एक इंटरेस्टिंग चीज बन सकता है। अगर आप इसको सक्सेसफुली अच्छे तरीके से कर जाते हैं तो आपको इसमें काफी कामयाबी मिल सकती है। तो ये तो कुछ टॉपिक्स थे, लेकिन ये जस्ट आपको इंस्पायर करने के लिए हैं। आप इनसे रिलेटेड कोई भी टॉपिक चूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त यही है कि जो ऊपर हमने थीसिस टॉपिक को चूज करने के हवाले से जो गाइडलाइंस डिस्कस की है उनको अपने जहन में रखें। कोई भी ऐसी चीज चूज ना करें जो कि आपकी अप्रोच से, आपकी एक्सेस से बाहर है और जिसको एक्सप्लोर करना आपके लिए मुश्किल है या जिसको एक्सप्लोर करने का कोई फायदा नहीं है। तो इस तरह की चीज जब आप करेंगे तो आपके लिए मुश्किल होती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक कुछ रिसर्च टॉपिक्स जो हमने डिस्कस किए हैं वो इतने ही काफी हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर्स में हम किसी रिसर्च टॉपिक को एज एन एग्जांपल डिस्कस भी करेंगे कि जिसके ऊपर किसी फेमस रिसर्चर ने या किसी ने एक अच्छा थीसिस किया हुआ हो, तो उसके काम को हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको मजीद अंडरस्टैंडिंग हो कि आपने टॉपिक चूज तो कर लिया, अब उसको कंडक्ट कैसे करना है। तो ये आपके लिए काफी फ्रूटफुल चीज रहेगी। तो अभी तक के लिए इतना ही काफी है। आप लोगों को फर्दर कोई भी क्वेश्चन हो या कोई क्यूरीज हो तो अपने थीसिस टॉपिक को चूज करने के हवाले से आप ग्रुप में डिस्कशन कर सकते हैं। मैं हमेशा आपको आंसर करने के लिए अवेलेबल हूँ। तो कमेंट्स वगैरह में आप अपने क्वेश्चन वगैरह ज़रूर मेंशन करें ताकि मैं आपको गाइडलाइंस वगैरह दे सकूं। तो आप अपना टॉपिक वगैरह कोई 3 या 4 टॉपिक्स भी चूज कर सकते हैं कि और उनको आप मुझसे या किसी अपने और टीचर एडवाइजर से डिस्कस भी कर सकते हैं कि इनमें से आप कौन से टॉपिक पे काम करना चाह रहे हैं, तो इस तरह से आपका काम मजीद आसान हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।